देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अचानक एक तेज आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वो जंगल ज़्यादा घना नहीं था। खैर मैं खिड़की से सिर निकाल कर अभी बाहर की हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज़ पर गई। मेरी नज़र उस चीज़ पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकालकर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज़ तो है, मगर वो अपने आप हिल भी रही है जैसे कोई इंसान हो। मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा, तभी उस चीज़ ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है, मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा। तभी उस चीज़ ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है, एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था, मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज़ लगाई, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज़ दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रही।
तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब पड़ने लगी। तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया। मैं अपने दोस्त रवि के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में घूमने गया था। टीकमगढ़ में रवि के चाचा जी सरकारी महकमे में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। अंततः हम दोनों को उनके घर पर एक सुंदर सा कमरा दे दिया गया। चूंकि चाची किसी काम से अपने मायके गए थे, इसलिए हम लोगों के खाने का इंतज़ाम हरिराम नाम के एक खानसामा के हाथ से था। कुछ दिन के बाद जब चाचा जी के साथ अस्पताल के देखने लायक स्थानों पर बात चल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है जिस पर काली माता का मंदिर है। उसे विंध्याविष्णी कहते हैं। मंदिर पहाड़ पर बना है। गाड़ियां पहाड़ के नीचे छोड़कर पैदल चढ़ना होता है, पर शाम से पहले वापस आना ज़रूरी है। शाम के बाद उस इलाके में एक शेरनी घूमती है और अगर किसी कारण से देर हो जाए तो रात बिताने के लिए नीचे एक डाक बंगला है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। खबर सुनकर हम दोनों बेहद ही खुश हो गए और जाने का प्रोग्राम बनाया। चाचा जी ने डाक बंगले के खानसामा रहीम मियाँ को खबर कर दिया, वो खाने की व्यवस्था रखेगा। हम लोग एक सरकारी जीप में सवार होकर निकले। रास्ते में घना जंगल और उसकी खूबसूरती, चिड़ियों की तरह तरह की सुरीली आवाज़, बीच बीच में बंदरों और हिरणों की टोलियां हमारे घूमने के विचारों को सार्थक कर रहे थे। आखिर हम उस पहाड़ के नीचे बने हुए उस डाक बंगले में पहुंच गए। गाड़ी वहीं छोड़ सामान कमरे में रखकर हम चाय पी रहे थे। तभी खानसामा रहीम मियाँ ने बताया कि वो हमारे लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि ये शेरनी आजकल दिन में भी घूम रही है। उसने पिछले कुछ दिनों में आसपास के कई इलाकों में इंसानों पर हमला भी किया है। चाचा जी ने हमें एक राइफल दी थी साथ में रखने के लिए। साथ ही हमारा ड्राइवर ओमकार भी इस इलाके से काफ़ी परिचित है, क्योंकि उसका गांव ओरछा भी पास ही था। हम लोग पहाड़ी पर स्थित उस मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। खड़ी चढ़ाई और आदत ना होने की वजह से हम लोग जल्दी ही थकने लगे थे, पर जब ऊपर पहुंच गए और वहां से चारों ओर का नज़ारा देखा तो दिल खुश हो गया। वाकई आना सार्थक हुआ। दोपहर तक एकाएक काले बादल छाने लगे तो ओमकार ने हमें तेजी से नीचे चलने को कहा, क्योंकि तेज बारिश के आसार बन गए थे।
हम उन खूबसूरत वादियों को छोड़कर तेजी से उतरने लगे और तभी हमें दूर कहीं शेर की गर्जन सुनाई दी, जिससे हमारी गति और भी तेज हो गई और तकरीबन दौड़ते हुए हम नीचे जीप तक आ पहुंचे। जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी, पहले धीरे फिर बहुत तेज, साथ में चलती तेज हवा चारों ओर पेड़ों का मस्त हाथी की तरह हिलते हुए हमारे डर को मानो और भी बढ़ा रहा था। सोने पर सुहागा थे वो घनघोर काले बादल और तेज बारिश। तभी काफी पास से शेर की दहाड़ से हम लोग डर गए। ओमकार भाई ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ भी हो जाए आप लोग जीप से नहीं उतरेंगे। जीप जंगल सफारी वालों की तरह ही चारों ओर से सरियों से सुरक्षित हुई थी और पूरी तरह कवर्ड थी। इसमें हम उस तरह की स्थिति में थे जैसे जू में शेर होते हैं। बिना किसी परेशानी के जब हम लोग डाक बंगले में पहुंचे तो देखा खान सामा रहीम मियाँ बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। हमें सुरक्षित देख उनकी जान में जान आई। तेजी से हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बना लाए, फिर साथ बैठकर बात करते रहे। रहीम मियाँ हम लोगों को वहाँ की कई कहानियाँ सुनाते रहे। बाहर तेज बारिश, कड़कती बिजली, शेर की दहाड़, सब कुछ मिलजुल कर माहौल काफी डरावना बना रहे थे। रात के खाने की मेज पर रहीम मियाँ को फिर कुछ कहानियों के लिए जोर देने पर वो कुछ विचलित हो गए और उन्होंने धीरे से कहा, रात में अगर कोई दरवाज़ा बजाए तो खोले ना। जानवरों के अलावा कई तरह की और भी विधाएं हैं जो आप लोगों को मैं नहीं बता सकता, आप लोग डर जाएंगे। रवि ने अपनी राइफल को थपथपाते हुए कहा, मियाँ जी फिक्र ना करें, हम लोग देख लेंगे। रहीम मियाँ ने बात को तूल ना देते हुए सिर्फ घुमा दिया और फिर दूसरी बातें करने लगे। खाना खाकर हम लोग बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे। तभी डाक बंगले के गेट के खुलने की आवाज़ हुई और हम सब चौकन्ना हो गए। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई जोरों से। रहीम मियाँ बेहद परेशान हो गए, तेजी से बोले, मत खोलना, कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। पर फिर दस्तक हुई, इस बार काफ़ी ज़ोरों से, साथ ही एक महिला का आवाज़ भी आई, मेरी जान बचाए, मेरे पीछे शेर पड़ा है, दरवाज़ा खोलें। रहीम मियाँ की बात को अनसुना कर रवि ने तेजी से दरवाज़ा खोला। सामने कीचड़ में लथपथ एक लड़की खड़ी थी जो तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब लोग उसे देख रहे थे। कपड़ों से अच्छे परिवार की दिख रही थी, पर अकेली इस जंगल में क्या कर रही थी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे हम लोग। कुछ पूछते उससे पहले ही उसने कहा वो अपने रिसर्च के काम से आई थी और उसकी टीम वाले शेर के डर से गाड़ी लेकर निकल गए। वो पीछे छूट गई और शेर उसके पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से ये डाक बंगला देखकर आवाज़ दी। तभी रवि बोला, आप पास के कमरे में जाकर साफ हो जाइए, फिर आकर खाना खा लें और सो जाएं। सब लोग खा पी कर सो गए। रात को बारिश थोड़ी भी नहीं कम हुई, इसलिए सभी अपने कमरों की खिड़कियों को अच्छे से बंद कर सोए थे। सोने के थोड़ी देर के बाद ही लाइट चली गई, पर वातावरण में नमी के चलते सोने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। एकाएक रवि की नींद खुल गई। देखा हमारे कमरे में एक शेर बैठा हल्के से गुर्रा रहा है। उसने तेजी से बगैर किसी तरह के सोच के बंदूक उठाकर गोली चला दी। शेर तेजी से उस लड़की के कमरे के अंदर घुसा और लड़की की एक चीख उभरी। मेरी नींद गोली की आवाज़ से खुल गई। देखा तो रवि राइफल लेकर बाहर की ओर निकल रहा था। मैं भी उसके पीछे दौड़ा।
लड़की के कमरे में कोई नहीं था। जमीन पर खून की एक लकीर थी, मानो कदमों के निशान खून में डूबे हुए, एक खुली खिड़की तक जाते हुए। अब तक सब लोग जमा हो गए थे। वहां गोली की आवाज से सभी जाग गए थे। सभी मिलकर बाहर निकल खून की धारा और इंसानी पैरों के निशान जंगल की ओर जाते साफ दिख रहे थे। पर आश्चर्य, कोई शेर के पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। रहीम मियाँ हम लोगों को तकरीबन खींचते हुए अंदर ले आए, दरवाजे और खिड़की को बंद किया। जमीन पर बैठकर अपने हाथ ऊपर उठा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि मुसीबत टल गई। रवि सिर झुकाकर बैठा था कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही रहीम मियाँ बोले, भैया आपको अभी तक समझ नहीं आया क्या? सभी चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। वो बोले, घर चारों ओर से बंद था, फिर शेर अंदर आया कहाँ से? गोली लगने के बाद अगर लड़की को उठाकर लेकर गया तो वो इंसानों के पैरों के निशान ही सिर्फ क्यों बने? चलिए, अगर लड़की के पैरों के निशान बने भी किसी तरह से, तो शेर जो उसको उठाकर ले गया उसके पैरों के निशान कहाँ है? ना ही कमरे में, ना ही गीली ज़मीन पर। यही वजह था कि मैं आप लोगों को दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर रहा था। रवि और मैं, हम दोनों इस सोच में डूब गए कि आखिर वो थी कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।